मध्य प्रदेश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज जारी है। कांग्रेस ने आज फिर महंगाई के खिलाफ भोपाल में एहतजाज किया। हालांकि पुलिस ने मुतय्यना रास्ते को बंद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद आरिफ मसूद की क़यादत में कांग्रेस ने रैली मुनक्किद की और साइकिल रैली का रास्ता तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने साइकिल रैली में शामिल आरिफ मसूद और दीगर को हिरासत में ले लिया। वाज़ेह है कि एमपी में जुलाई के 16 दिनों में 9 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। 1 जुलाई को पेट्रोल की कीमत जहां 107 रुपये 13 पैसे थी, वहीं आज राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 110 रुपये 27 पैसे हो चुकी है। इसी तरह से डीजल की कीमत 100 रुपये पहुंच चुकी है। कांग्रेस हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का वापस लेने का मुतालबा किया है। महंगाई को लेकर भोपाल में आरिफ मसूद की क़यादत में साइकिल रैली निकाली गई। हमारे साथ बातचीत करेंगे। आरिफ साहब, जो है हुकूमत कह रही है महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, सरकार कह रही है महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस अगर जिम्मेदार है तो फिर मैं कहूंगा विपक्ष से कि वो एक मौका दोबारा कांग्रेस को दे दे, तो कांग्रेस उस कमजोरी को दूर कर देगी, उस परेशानी को दूर कर देगी जो जनता को ये धोखा देकर आए थे। कांग्रेस उस रेट को कम करके बता देगी कि ईमानदार हमें। विश्वास सारंग का कहना है कि नेहरू से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं उनकी नीतियां गलत थी, इसलिए महंगाई बढ़ी है। देखिए, सबसे बड़ी नीति तो जनता की गलत हो गई कि बीजेपी को उनने मौका दे दिया। ये वही बीजेपी है जो घड़ियाली आंसू बहाकर महंगाई डायन बोल बोलकर सत्ता में आ गई, और जैसे ही सत्ता में आई कोरोना में किसी का कोई इलाज नहीं करवाया, कोई देखरेख नहीं करी। उसके बाद बेरोजगारी बढ़ गई, उसके बाद अब महंगाई, डीजल, पेट्रोल सबका दाम इतना बढ़ गया है कि आम व्यक्ति, जनता पूरी तरह से होश खो चुकी है और जनता ने मन बना लिया है अगर इसी तरह से करते रहे तो पूरी 2023 में और 2024 में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी और युवाओं के कंधों पर बैठकर आएगी। यहाँ पर जो है जो महंगाई है, जो आप तमाम चीजों को लेकर कर रहे हैं, इसमें आगे क्योंकि आपने इकबाल मैदान से कहा आपको निकालने देगी, आप यहाँ पर आपकी रैली को रोक दिया, आगे क्या करें? देखिए, तो लगातार चलता रहा है, लेकिन क्योंकि प्रजातांत्रिक ढंग है और हम लोग अनुशासन बल से अपना काम कर रहे हैं, बार बार अनुमति मांगने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी जाती। भाजपा के लोगों को धरने की भी अनुमति दी जाती है, लेकिन फिर भी यूथ कांग्रेस के लोगों का साहस है। हम लोगों से जो बनना, हम अपना काम कर रहे हैं, सड़कों पर उतर कर अपनी बात कर रहे हैं। हमें ज्ञापन देना, अपना विरोध दर्ज करना, आपके माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया और आगे भी करेंगे कि ये महंगाई जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए जनता को भी सड़कों पर आना चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस की जो रैली निकली, कांग्रेस चाहती है कि जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसको कम किया जाए। हालांकि उनकी रैली को यहाँ पर रोक दिया गया है। कोशिश उनकी ये थी कि राजभवन जाकर मेमोरेंडम दें, लेकिन मेमोरेंडम जो निकले वहाँ पे जाने की इजाजत नहीं है। कैमरामैन हुसैन खान साहब, मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि दरअंदाजी, इंसानी स्मगलिंग, गौ तस्करी, हथियारों की स्मगलिंग, ड्रोन, ये सभी चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे पैरा मिलिट्री फोर्सेस पर पूरा भरोसा है कि वो सभी चैलेंजेस से निपटते हुए सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। अमित शाह ने बीएसएफ की 18वीं रस्म तफवीज़ तकरीब से खिताब करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी। मुल्क इन कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकता। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी शुजाअत के साथ सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। यही वजह है कि आज मुल्क जमहूरियत को अपनाए तरक्की के रास्ते पर गामजन है। सीमा सुरक्षा का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके परे किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। सीमा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा, और जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती है वो राष्ट्र कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। जिस देश की सीमाएं सुरक्षित है वो राष्ट्र आराम से विकास के रास्ते पर, लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। मित्रों, घुसपैठ, मानव तस्करी, गौ तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रोन, ये सारी हमारे सामने चैलेंज है। अभी हमने देखा इस प्रकार के सुरंग बनाए गए हैं, ढेर सारी चैलेंजेस है, मगर मुझे पूरा विश्वास है अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, उनकी सजगता पर और समयानुकूल बदलाव लाने की उनकी क्षमता पर। ये सारे चैलेंजों को पार कर हम हमारी सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। हम उनसे 2 कदम आगे रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। 2022 के यूपी इंतखाबात के मद्देनजर कांग्रेस सरगर्म दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी ने आज न्यूज़ 18 के चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब में कहा कि यह आगे देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में पिछले बरसों में अवाम के मुफाद की खातिर जितनी कोशिशें हुई हैं वो सब कांग्रेस ने की हैं। कांग्रेस कारकुनान जेल भी गए। कांग्रेस आगे भी इसी तरह से मेहनत करती रहेगी।
हमारे साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी, उनसे बात करते हैं। जी मैम, आप इतने लंबे समय के बाद आई हैं, कांग्रेस के लिए क्या उम्मीद देखती हैं देश में? कांग्रेस के लिए क्या उम्मीद देखती हैं? समय से नहीं, मैं मार्च में उत्तर प्रदेश में थी। अच्छा, अभी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस लगातार यहाँ पर कई दूसरे जो मामले थे जिनमें नहीं खड़े हुए अभी तक, अब क्या स्ट्रेटजी रहेगी कांग्रेस की? हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रही है कि जहाँ जहाँ संकट है, जहाँ जहाँ पीड़ा है, वहाँ हम जाएंगे, हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे। अच्छा, आने वाले चुनाव देखा है कि पिछले 1.5 सालों में सबसे बुलंद जो राजनीतिक पार्टियों में से सबसे बुलंद जो आवाज उठी है वो हमारी पार्टी की रही है। सड़क पे हम उतरे हैं, हमारे कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं, बाकी पार्टियों ने इतना बोला नहीं है, इतना बाहर आए नहीं है जितना हम आए हैं। अच्छा, आने वाले हम लगातार करते रहेंगे। जी, आने वाले चुनाव में क्या माना जाए कि प्रियंका जी भी चुनाव लड़ेंगी? अब ये देखा जाएगा। क्या कौन चेहरा होगा? अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा आप होंगे? अब ये सब चीजें मैं आपको अभी से बता दूं। नहीं, क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि जी आप क्या यहाँ यूपी में रह करके आप रणनीति पर काम करेंगे? मैं यहाँ पे काम करूंगी, जिस तरह से मैं करती रही हूँ, लगातार काम करती रहूंगी। ये प्रियंका गांधी जी जो बता रही हैं कि उनके आगे आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी, और इसके लिए स्पेशली यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आई हैं और संघर्ष के लिए जो उनको काम करना है वो लगातार करते रहेंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 लखीमपुर। एनसीपी लीडर नवाब मलिक के मुताबिक एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान मुल्क की सलामती से जुड़े मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा पवार ने वज़ीर-ए-आज़म के रूबरू कोऑपरेटिव बैंकों में किए गए बदलाव का मामला भी उठाया है। पे जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेके जानकारी सरकार की ओर से दी गई दोनों पूर्व रक्षा मंत्री को, और साथ ही साथ उनका जो अनुभव रहा है ऐसी परिस्थितियों को डील करने में, उस पर भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। और आज देश के प्रधानमंत्री से पवार साहब की मुलाकात टाइम मांगा गया, टाइम तय हुआ, और उसके बाद पवार साहब स्वयं जाकर प्रधानमंत्री को उनके कार्यालय में मिले। जो एक लिखित मांग थी सरकार के पास, खास करके कोऑपरेटिव बैंक को लेकर, जो बैंक रेगुलेटरी एक्ट में केंद्र सरकार ने बदलाव किए, जिसके कारण बैंकों के जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके अधिकार कहीं ना कहीं मर्यादित कर आरबीआई को ज्यादा उसमें अधिकार दिए गए। उदाहरण के तौर पे मुल्क में कोरोना की रफ्तार में कभी कमी तो कभी इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए, जबकि इसी दौरान 560 मरीजों की मौत हुई। मुल्क अभी 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। मुल्क में रिकवरी रेट 97% है। लोगों को अब भी कोरोना की एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। कोरोना वबा की तीसरी लहर और नए नए वेरिएंट के पेश नज़र हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से लोगों को भीड़भाड़ से बचने और कोरोना के सभी ज़ाब्तों का खास ख्याल रखने की हिदायत लगातार की जा रही है। WHO ने कहा है कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। हुकूमतें भी लगातार इस हवाले से बार बार बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। कोरोना से बचने की जो गाइडलाइंस हैं उन पर अमल पैरा होने की लगातार हिदायत दी जा रही है। इसके बावजूद लोगों में इसका खातिर ख्वाह असर देखने को नहीं मिल रहा। दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार का क्या कुछ हाल रहा, इसका जायजा लिया हमारी साथी प्रीति ने। WHO ने कहा है कि कोविड की तीसरी लहर आकर रहेगी और इसके लिए कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपनी एक प्रेस वार्ता में कहा कि कोविड के जो केसेस की जो रफ्तार थी वो हालांकि थोड़ी कम हो रही है, लेकिन अब जिस रफ्तार से जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए माना जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर अब जल्द ही आके रहेगी। इस समय हम खड़े हैं
दिल्ली के सबसे बड़े बाजार यानी कि सरोजनी नगर बाजार में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो भीड़ है वो यहाँ पर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो नियमों का पालन करते हुए नहीं देखेंगे। हालांकि सरकार ने, दिल्ली सरकार ने ये नियम बनाए थे, कोविड प्रोटोकॉल था कि अगर आप किसी भी दुकान पे अगर दुकानें खुलती हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना अनिवार्य होगा और साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर सर्कल तो बनाए गए हैं, लेकिन लोग जो है वो नियमों का पालन नहीं करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि दिल्ली सरकार ने हालांकि बढ़ती भीड़ के कारण कुछ बाजारों को बंद करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसके बावजूद लोग हैं जो बाजारों में जो भीड़ आ रही है नियमों का पालन नहीं कर रही है। और इसको देखते ही WHO ने कहा है कि कोविड की जो तीसरी लहर है वो जल्द ही आएगी, लेकिन लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। हमें और आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमको कोविड की तीसरी लहर से बचना है तो ये नियम सिर्फ सरकार द्वारा जो बनाए गए हैं वही नहीं हो, आपको खुद भी इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कोविड की तीसरी लहर से हमें और आपको कोई नहीं बचा सकता। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। तबलीगी जमात के मरकज निजामुद्दीन में लगातार बंदिशें जारी हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मरकजी सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने की हिदायत थी, लेकिन मरकज ने अभी तक इस मामले में कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया। मरकज ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 2 हफ्तों का वक्त मांगा है। वाज़ेह है कि 2020 से ही मरकज निजामुद्दीन बंद है। मुतालिका थाने की जानिब से सिर्फ उन लोगों को ही मरकज में दाखिल होने की इजाज़त दी गई है जिनकी पहचान पहले से कर ली गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। केरल में कोरोना के नए वेरिएंट और बढ़ते मामलों के पेश नज़र वीकेंड लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। कोची में मुकम्मल लॉकडाउन है। 18 से 20 जुलाई के बीच ईद उल अजहा की खरीदारी से मुताल्लिक राहत जरूर दी जाएगी। कपड़े, जूते, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी की दुकानें खुली रहेंगी। शाम 8 बजे तक लोग कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल पैरा होते हुए खरीदारी कर सकते हैं। ईद उल अजहा के पेश नज़र शहर हैदराबाद में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में एक इजलास का इनेकाद किया गया। इसमें DGP के अलावा 3 कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। ईद उल अजहा के लिए तमाम तैयारियां करने का वज़ीर दाखिला ने हुक्म दिया। पिछले साल कोरोना की पेश नज़र ईद की नमाज को ईदगाहों और मसाजिद में अदा न करने की इजाज़त थी। इस साल कोरोना की वबा काबू में है। तेलंगाना हुकूमत ने ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर दाखिला ने कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा करने का मशवरा दिया। साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइंस पर भी अमल पैरा होने की उन्होंने अपील की। खासतौर से बकरीद की जो ईद की नमाज है, ईद उल जुहा नमाज, वो हर आदमी अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ सकता है। ईदगाहों में भी उसका इंतज़ाम किया गया है, ईदगाहों में भी पढ़ सकते हैं, मगर उसके लिए कंपलसरी लगाया गया कि मास्क कंपलसरी लगाना ज़रूरी है। बग़ैर मास्क के कोई आदमी नमाज को नहीं जाना चाहिए, चूँकि कोरोना का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं हुआ, अभी कोरोना है। आज कई लोग कई इफेक्ट हो रहा है कई लोगों को। तो जितना हो सके मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि एहतियात बरतीजिए और 100% आपको मास्क लगाना कंपलसरी है। जहाँ जो लोग ईदगाह में इंतजाम करना चाहते हैं ज़रूर ईदगाह में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं और मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसका मुकम्मल हुकूमत की तरफ से इंतज़ाम किया गया है और मास्क लगाकर ही नमाज़ पढ़िए और मास्क का एहतमाम ज़रूर कीजिए। और क्योंकि ईद उल जुहा में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, अभी मैं DGP साहब महेंद्र डी साहब से बात किया हूँ, हमारे 3 कमिश्नर से बात किया हूँ कि गाय को छोड़कर गाय हमारी स्टेट में कुर्बानी के लिए अलाउ नहीं है। और तमाम मेरे भाइयों और बहनों से मेरी गुजारिश है, आप गाय को कुर्बानी मत दीजिए, क्योंकि गाय को कुर्बानी देने पर बहुत बड़ा कानून की तरीके से आप पे केस बुक हो सकता है। और इसके लिए जहाँ तक हो सके हमारा काम है, गाय से एहतियात कीजिए। बैल है, भैंस है या खुलगा है या जो भी दूसरे जानवर है, बकरे है, आप ला सकते हैं यहाँ पर। उसके लिए पुलिस जो भी आपको प्रोटेक्शन है वो ज़रूर देगी। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि गाय मत खरीदे, गाँव से बाज़ारों से गाय को मत लाइए, बाकी दूसरे जानवर लाइए आपको, क्योंकि ईद उल जुहा में आप कुर्बानी देते हैं तो कुर्बानी से 2-3 दिन पहले तक आप अपने जानवर 2 दिन, अभी चूँकि लोग बहुत दिन पहले लाना शुरू किए थे, जिसकी वजह से काफ़ी
मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ईद से 2-3 दिन पहले आप जानवर ला सकते हैं, 2 दिन पहले। उसके लिए पुलिस से जो हो सकता है ज़रूर आपके साथ ताउन करेगी, मगर गाय की इजाज़त नहीं है। ईद उल अजहा की आमद है। मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त भी हो रही है। सभी रियासतों के अपने अपने ज़ाब्ते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त की रफ्तार काफ़ी धीमी दिखाई दे रही है। कोरोना के चलते मंडियों में मंदी है। खरीदारों का इल्जाम है कि कुर्बानी के जानवर ऊंची कीमतों में फरोख्त हो रहे हैं। इसकी वजह से कुर्बानी के जानवर उनके लिए खरीदना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे मैंने माल लाया, अच्छी से माल आया, फिर भी खरीदारी नहीं है। वजह यह है जो कोविड है ना, और लॉकडाउन की वजह से बहुत से गरीबी यहाँ पे आई है। इसी की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, खरीदारी बहुत कम है। तकरीबन ईद उल फितर के बाद जब गया 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने के हम इसके पीछे हैं, फिर भी जो नफ़ा इनको आना था वो नफ़ा हमारे पास नहीं मिलता। मैं यहाँ पे देखने आया था, बेड देखने आया था। मतलब यहाँ पे जो कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई और इसलिए रेट भी ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए कस्टमर को दिक्कत भी हो रही है। मैंने बहुत जगहों के पास देखा, बेड भी देखे, बकरी भी देखी, और 290 350 रेट है। इसलिए कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई, इसलिए ले नहीं पा रहे और पैसे भी आ नहीं रहे हैं। जी बेसिकली आज हम यहाँ आए थे ना बेड देखने के लिए, लेकिन जहाँ तक हम यहाँ देख पा रहे हैं तो बहुत महंगाई है यहाँ पर, बड़े महंगे भाव से बेच रहे हैं। ऊपर से कोविड ने भी बड़ी हालत ख़राब कर रखी है लोगों की। तो अगर देखा जाए तो इकोनॉमी भी पूरी तरह से डाउन ही है। तो लेकिन हम फिर भी अब वहाँ से रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो लेना तो ज़रूरी है, करना भी ज़रूरी है। इसलिए हम आज यहाँ पे देखने आए थे कि कैसे कैसे बिक रहे हैं ये भाव। यहाँ बहुत रश होता था पहले सालों में, बहुत लोग आते थे इधर, लेकिन ड्यू टू कोविड देयर इज़ अ प्रॉब्लम। people are not doing business well here. We are facing a lot of problems. Still we are trying to do this best. इंशाल्लाह लोग आते हैं, फिर भी आते हैं लोग, बहुत लोग आते हैं। बकरीद के मौके पर ऊंचे दामों में बकरे की फरोख्त एक आम बात है। लोग ऊंचे दामों में खूबसूरत और सेहतमंद बकरे के साथ साथ खास खूबियों वाले बकरे खरीदना चाहते हैं। हालांकि कुर्बानी नियत का नाम है, कुर्बानी के लिए सेहतमंद बकरे की जरूरत है। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में एक टाइगर नामी बकरे की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। खबर के मुताबिक इस बकरे की कीमत 51 लाख रुपए लगाई गई है, लेकिन बकरे के मालिक समाधान चौहान इस बकरे को घर ले आए। उन्होंने इसे बेचने से मना कर दिया। आने वाली 21 तारीख को देश भर में मुस्लिम समुदाय ईद उल अजहा अर्थात कुर्बानी का त्यौहार मनाने वाले हैं। कुर्बानी के त्यौहार के दौरान जिन जानवरों के शरीर पर कुदरती तौर पर अल्लाह, मोहम्मद या चांद तारा ऐसे चिन्ह होते हैं, ऐसे जानवरों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे जानवर बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। और जिन साहिब निसाब को ऐसे जानवर कुर्बानी के दौरान मिलते हैं उन्हें खुशकिस्मत समझा जाता है। बकरीद के हवाले से कानपुर में समाजी तंजीम जमीयतुल कुरैश ने लोगों से खास अपील की है कि खुले में कुर्बानी ना की जाए, कोरोना ज़ाब्तों पर अमल किया जाए, कोई ऐसा काम या अमल ना किया जाए जिससे हमारे शहर के दूसरे मज़ाहिब के पैरोकारों को बुरा लगे। प्रशासन की जो गाइडलाइन है वो ये है कि आप खुले में ना कराएं, बंद जगह पर कराएं, मदरसों में जैसे होती थी वैसे कराएं, अपने घरों में कराएं, खुली जगह में करने से परहेज करें और खुले में खाल फेंकने से, गंदगी फेंकने से बचें। यही गाइडलाइन है और यही तरीका कुर्बानी का हमारा है भी, जिसको जिस तरह हम करते आ रहे हैं वैसे आगे भी करेंगे। एक चीज़ और की आपकी अनवर दूसरे शहरों से, दूसरे जिलों से गाड़ियों पे आते हैं, उनको रोक कर परेशान किया जाता है, पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जाता है और उनसे वसूली भी की जाती है। तो जिला प्रशासन इस पर पूरी निगाह रखे, जहाँ से शिकायत इस तरह की आए उस पर तत्काल कार्रवाई करे, ताकि दूसरे जिलों से और दूसरे प्रदेशों से जो माल आता है, बकरे आते हैं, भैंस आती हैं, पड़वे आते हैं, वो सुचारू रूप से आते रहें और उसकी सुरक्षा बनी रहे। और शहर में जो बाजारें जहाँ लगती हैं वहाँ पर
पूरी 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 निगाह रखें कि वहाँ पर सही से कार्य हो और किसी तरह की कोई जो है बदइंतजामी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।